सुनो, आएगा वो थोड़ा क्या आएगा। नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, फिर से एक बात सुनो, नाम क्या देके रखा है उन्होंने, सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मेरे को सुन लो, ये नहीं चाहिए अपने को। हाँ, वो आंख में देता है फुकट का। अब सुनो, जितना भी कंपनी है, जो भी सेगमेंट, पहले बात करेंगे कि सेगमेंट वगैरह क्या बोला जाता है। जितना भी कंपनीज है सब अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, सब रिपोर्ट करता है। कंसोलिडेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमने क्या पढ़ा था, दो कंपनी का डेटा मर्ज करके वो लोग बताते हैं कि हम लोग ने कनेक्ट का मतलब कलेक्टिवली कितना प्रॉफिट अर्न किया, कलेक्टिवली कितना हमारा एसेट्स लायबिलिटी सब है। यहां पर अभी मैं बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर कंपनी का। अगर मैं बात करता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, या मैं बोलता हूं प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, पीएनजी जो भी है, ठीक है, ये जो भी कंपनीज है, ये कंपनी कोई एक सिंगल प्रोडक्ट में डील नहीं करता है। उनके पास वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट। उसमें एक मैं नाम डालू तो पतंजलि भी है। ठीक है, बाबा सब कुछ बेचता है, बाबा के पास सब वैरायटी मिलेगा, तुम बोलो उसका कॉपी मिलेगा। हाँ, बाबा सब कुछ कर सकता है। हाँ, टैलेंट है भाई, वो सब कर सकता है। ठीक है, बेचा ना उसने सब कुछ। तो अब जैसे हम लोग बात करते हैं, उसके पास भी देखो वैरायटीज है। तो यहां पर कैसा होता है ना, व्हेन वी आर सेइंग दैट कि हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलो, आईटीसी बोलो, पीएनजी बोलो, वो सब अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं वहां पर, अगर आईटीसी का बात करें, तो आईटीसी जो भी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर है। आईटीसी होटल्स के अंदर भी है, आईटीसी का सिगरेट्स भी है। ठीक है, अब तुम देखोगे तो एक टाइम कोविड का सिचुएशन ऐसा था, वो टाइम पे आईटीसी का शेयर्स का प्राइस बढ़ ही नहीं रहा था। तुम देखना 2018 से लेके 2020 तक आईटीसी का शेयर जो भी था ना, एक प्राइस पे तुम्हारा टिका हुआ था। अब क्यों टिका हुआ था, उसके पीछे का रीजन, बिकॉज वहां पर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में आईटीसी इंक्लूड है। अब टोबैको में भी है। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, मेन तो वही चीज है। फिर होटल आता है, और फिर बाकी के सारे प्रोडक्ट आते हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। अब उसमें वो लोग शैम्पू भी बेचेगा, साबुन भी बेचेगा, टूथब्रश भी बेचेगा, कपड़े धोने का सामान भी बेचेगा, वो लोग बिस्किट भी बेचेगा, सब कुछ, टिप्स वगैरह सब कुछ देगा। इट मीन्स यहां पर सिर्फ सिर्फ कलर हो है। तो मैं ऐसा ऐसा नहीं कर, ठंडा भी नहीं पीता है। मेरे को नहीं, प्योर ब्राह्मण है भाई, ये सब चीज से मैं दूर है, वैसा सब चीज। ठीक है, अगर मैं कभी जाता भी है ऐसा, तो मैं वहां पर कोक ही मंगाता फिक्स, या फिर रेड बुल। हाँ, प्योर ब्राह्मण, ऐसा सब चीज से दूर। पानी को कौन चीज करता है। ठीक है, सुनो ध्यान से, गवारो, ध्यान दो। नाउ एवरी कंपनी जैसे कि आईटीसी हो गया, पीएनजी हो गया, सब लोग क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। हर एक का क्या आता है, कलेक्टिवली प्रॉफिट दिखता है कि टोटल वो कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उनका ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से। बट वहां पर उनको ये जानने में भी इंटरेस्ट रहता है, या जो भी शेयर होल्डर्स है उनको ये जानने में इंटरेस्ट रहता है कि हर एक सेगमेंट में से कौन सा सेगमेंट में प्रॉफिट कर रहा है, किसमें नहीं कर रहा है।
अब देखो वर्ड क्या यूज किया, सेगमेंट। हर एक प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहे। अगर आईटीसी बिस्किट बेचता तो उसके अंदर 15 बिस्किट बेच रहा है वो, तो हम हर एक बिस्किट का नहीं निकालने बैठेंगे, उसके लिए कॉस्ट है। वो कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो तुम लोग। शेयर होल्डर्स को यहां पर यह जानना है कि तुम्हारा हर एक सेगमेंट प्रॉफिटेबल सेगमेंट है कि नहीं है, हर एक सेगमेंट तुम्हारा प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो मैं तुमको बोल रहा था आईटीसी का प्राइस रेट तुम्हारा बढ़ नहीं रहा था, उसके पीछे का दो रीजन, एक होटल इंडस्ट्री कोविड में चल नहीं रहा है, दूसरा टोबैको पे बहुत सारे ड्यूटीज वगैरह था। जैसे ही थोड़ा बहुत सब ठीक होने को लग गया ना, 2022 से आईटीसी देखो डबल ट्रिपल पे हो गया। 220 पे या 200 पे वो नाच रहा था, वो तुम देखो 2018 से लेके 2020 दिसंबर तक वो वही प्राइस में नाच रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और उसके बाद से देखो 450 या 450 या 500 के ऊपर बैठा हुआ है वो, 512 उसके ऊपर बैठा हुआ है। क्यों? बिकॉज वो इंक्रीज होने लग गया। क्यों? उसके बाकी के सेगमेंट भी प्रॉफिट अर्न करने लगे। अब ये सब क्यों करते हैं वो लोग? बिकॉज जो भी शेयर होल्डर्स है, वो शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए कि मेरा जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है उसमें नो डाउट ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, बट कोई पर्टिकुलर सेगमेंट की वजह से वो प्रॉफिट कम तो नहीं दिख रहा है ना। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न सेगमेंट रिपोर्टिंग। इट इज नॉट प्रोडक्ट रिपोर्टिंग, इट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब ये सेगमेंट जो भी है ना, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बिजनेस सेगमेंट, दूसरा जियोग्राफिकल सेगमेंट। एक कौन सा? बिजनेस सेगमेंट, और दूसरा कौन सा? पहले सिंपल वाला सेगमेंट समझाता है, जियोग्राफिकल सेगमेंट। वो लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी सेल्स होता है ना, वो हर अलग अलग एरिया में अलग अलग अमाउंट का होगा। तो तुमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा सेल्स जो भी है, कौन सा सेगमेंट जो भी है, कौन सा जियोग्राफिकल एरिया तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं है। और उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताओ ना, तो तुम लोगों का जो आईसीआर रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा है ना, स्टार्ट ही होता है WRO, वेस्टर्न रीजन। 5 रीजन में उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है, उनका सेगमेंट 5 रीजन में बन गया, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल। तो वहां पर हमको WRO नंबर दिया, हम पहले जब हम लोग WRO, ठीक है, WRO कुछ तो रहेगा, कुछ तो रहेगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ इंटर में WRO कुछ तो है यार। ऐसा क्यों? वो जर्नल आता है उसके ऊपर वो वेस्टर्न लिखा हुआ है, तो उन्होंने वो सेगमेंट बना के रखा है। जब वो लोग डेटा भी पब्लिश करते हैं, तो देखो वो लोग डेटा पब्लिश करते हैं तो ईस्टर्न नॉर्दर्न वगैरह डेटा पब्लिश करते हैं कि कितने, इवन पता नहीं उनको क्या मजा आता है जब वो कैंडिडेट का पास दिखाते हैं तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 दिखाओ, समझ में आता है। मेल फीमेल करने का क्या जरूरत है? मेल कैंडिडेट इतने अपेयर हुए, इतने पास हुए, इतना परसेंटेज, फीमेल इतना पास हुए, क्यों करने का जरूरत? क्या प्रूव करना चाहते हो इससे, मेरे को बताओ। बस हमारे पास डेटा है, हम सब डेटा देगा तुमको, हमको मालूम, हमने कॉलम बनाया था मेल फीमेल का, यूज करेगा हम लोग। कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं बन रहा है। तुम लोग वहां पर ग्रुप 1 ग्रुप 2 का डेटा दो, समझ में आता है कि ग्रुप 1 में इतना हुआ, ग्रुप 2 का इतना हुआ, बराबर है, वो वर्थ है। मेल फीमेल का करके मतलब नहीं है, ठीक है, देना है दे, तो हम लोग देखने के लिए तैयार है, हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम करेंगे। अब यहां पर सेगमेंट रिपोर्टिंग में वही चीज है, एक होता है जियोग्राफिकल सेगमेंट, कि तुम्हारा कहां पर कितना सेल होता है। हर प्रोडक्ट हर जगह पे सिमिलर अमाउंट में जाएगा जरूरी नहीं है। तो कंपनी को वो भी एनालिसिस करना है कि कौन सा रीजन है जहां पर हम लोग ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो कंपनी वहां पर ये देखेगा क्यों नहीं कर पा रहे। क्या वहां पर कोई डोमेस्टिक या कोई हम लोग बोलेंगे इंटरनल या वहां पर का ही कोई कॉम्पिटिटर है जो हमारा प्रोडक्ट नहीं बेचने दे रहा है, या उसका प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है, अगर हम लोग हमारे गांव में भी जाते हैं तो हमको सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो एक बोलता है ना, उधर का ही कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट रहेगा वो मिलेगा तुमको। हर जगह पे लेज या बालाजी नहीं पहुंचा है, उधर का एक अलग चिप्स का पैकेट मिलता है, हो सकता है वो इससे ज्यादा टेस्टी लगे।
हो सकता है, ईच एंड एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, बट हो सकता है। तो उधर का जो भी कंपटीशन में रहेगा डेफिनेटली लोग यही प्रेफर करेगा, लेज वगैरह को प्रेफर ही नहीं करेगा, दुकान वाला बेचने को तैयार नहीं है, बोलता है ये कोई खरीदता नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सेगमेंट रिपोर्ट करते हैं। तो एक होता है जियोग्राफिकल सेगमेंट, दूसरा होता है बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट में क्या होता है, देखो अभी बिस्किट वगैरह जो भी है वो एक अलग सेगमेंट है, शैम्पू वगैरह जो भी है वो एक अलग सेगमेंट है, हर एक कंपनी अलग अलग सेगमेंट बनाता है। अब सेगमेंट जो भी बाइफरकेट करता है, तो सेगमेंट का बाइफरकेशन के लिए सिंपल सा चीज ये है कि तुम्हारा रिस्क और रिवॉर्ड जो भी है दोनों सेगमेंट अलग अलग दिखाए, तो हम बोल सकते हैं देस आर टू सेपरेट सेगमेंट। रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये वर्ड याद रखने का कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है वो दोनों का रिस्क अलग अलग है, उसके ऊपर रिवॉर्ड्स अलग अलग जनरेट हो रहा है या प्रॉफिट अलग अलग जनरेट हो रहा है, तो मैं बोलेगा दिस इज फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल सोप एंड शैम्पू, दो अलग सेगमेंट, दोनों एक ही कंपनी का है, बट फिर भी मैं क्या बोलेगा देयर इज अ डिफरेंट सेगमेंट, क्यों, बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है। सोप खरीदने वाला बंदा जरूरी नहीं है शैम्पू वही खरीदेगा, या सोप का यूज ज्यादा है कंपेयर टू शैम्पू। जब मैं बोलता हूँ सोप तो सब लोग यूज करेगा, शैम्पू तो मैक्सिमम गर्ल्स, मैक्सिमम, हाँ ठीक है बॉयज लोग भी कर लेते हैं बट उनको कोई भी चल जाता है, उनका कोई स्पेसिफिक नहीं है। तुमको क्लिनिक प्लस ₹1 वाला पैकेट मिलेगा, हम वो भी यूज कर लेगा, और नहीं रहेगा तो साबुन भी चल जाएगा। क्या, पानी तो चाहिए ना, मेन इंग्रेडिएंट है भाई, वरना तू कैसे धोएगा बाल को, तू बोलेगा मैंने बाल धोए पानी के बगैर। क्या क्या, सर्फ एक्सेल, ये मेरे लिए पहली बार था। मैं कुछ बोलने का बोला सर। चलो ये यही करता है हर टाइम करा, वो खुद एग्री कर रहा है, वो घर का रिश्ता है, साढ़े भाई होता है। नाउ लिसन, तो यहां पर हम लोगों को यहां पर यह जानना है कि जो भी पर्टिकुलर सेगमेंट, उसमें से कौन सा बिजनेस सेगमेंट है, कौन सा जियोग्राफिकल सेगमेंट है। पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ब्रीफ कर रहा हूं कि इसमें क्या क्या सीखना है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस सेगमेंट है और जियोग्राफिकल सेगमेंट है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बेसिस पे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो ये दोनों अलग अलग सेगमेंट में बैठते हैं। दूसरा चीज, सेकंड हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट है उसमें से प्राइमरी सेगमेंट कौन सा और सेकेंडरी सेगमेंट कौन सा। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी सेगमेंट और सेकेंडरी सेगमेंट में बाइफरकेट क्यों करना। द रीजन इज बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 ये बोलता है कि तुम्हारा जो भी प्राइमरी सेगमेंट है उसको रिपोर्टिंग करने का है। अब तुम्हारे पास 10 सेगमेंट रहेंगे तो 10 में से कौन से सेगमेंट आने चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया दे के रखा है दैट इफ द सेगमेंट इज फुलफिल दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया then that segment should be considered as reportable segment। तो अभी तक 3 सेगमेंट के भी अलग अलग नाम बोले, बिजनेस सेगमेंट, जियोग्राफिकल सेगमेंट, प्राइमरी सेगमेंट, सेकेंडरी सेगमेंट। जो प्राइमरी सेगमेंट बनेगा उसमें से जो भी सेगमेंट रिपोर्ट होंगे उसको बोला जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये आइडेंटिफाई करने के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर पैरावाइज देखने जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 66 या 67 पैराग्राफ है, बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आई थिंक सो सेकंड हम लोग बोलते हैं ना लार्जेस्ट, पहला 29 है 100 पैराग्राफ के साथ, मजे करो। हाँ बाद में ये है तुम्हारा
66 पैराग्राफ के साथ। एक्चुअली में पैराग्राफ जब तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है तो पैरा वाइज बनता है, पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 वगैरह सब। क्यों? बिकॉज उनको डिस्कस करना, उनको बताना है सब। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का नाम ही क्या बोलता है? सेगमेंट रिपोर्टिंग। इट मींस ये कहीं पर भी तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अफेक्ट नहीं करेगा। इट इज ऑल्सो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इट मींस वो तुम्हारे पीएनएल बैलेंस शीट को टच नहीं करेगा, कोई भी एडजस्ट नहीं करेगा। देयर इज नो एडजस्टिंग इवेंट इन हियर। ये सिर्फ बोलता है तुम्हारा बन गया ना, अब एक अलग से प्रेजेंटेशन दो। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न अबाउट द business segment, we have to learn about the primary segment, we have to learn about the secondary and geographical segment। फिर उसके बाद से हम लोग को ये आइडेंटिफाई करने का कि बिजनेस और जियोग्राफिकल मिल गया, बट उसमें से प्राइमरी सेगमेंट कौन सा, उसमें से प्राइमरी सेगमेंट कौन सा। नाउ व्हेन वी आर सेइंग प्राइमरी सेगमेंट, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? बिजनेस सेगमेंट भी प्राइमरी हो सकता है, जियोग्राफिकल भी प्राइमरी हो सकता है। तो वहां पर कैसा होता है ना, when you have to identify कि कौन सा सेगमेंट प्राइमरी या सेकेंडरी है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर कंपनी का कौन से हिसाब से डिजाइन किया गया है। जब मैं बोलता हूं बेसिक स्ट्रक्चर कंपनी का, इट मींस कंपनी ने जो हेड्स बना के रखे हैं या जो सीईओ, जो डायरेक्टर्स बिठा के रखे हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर या कौन से सिस्टम के हिसाब से बिठा के रखे। अगर मैं अपॉइंट करता हूं तो मुझे मालूम है कि एक मैथ्स का फैकल्टी, एक अकाउंट्स का फैकल्टी, मतलब पता है सब्जेक्ट वाइज बना के रखा है। सेम वे मार्केटिंग टीम बना के रखा हुआ है, तो उसमें जो भी तुम लोगों ने अपॉइंट करके रखा है इंटरनल मैनेजमेंट टीम, फ्रॉम दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम लोगों ने कौन सा सेगमेंट को इंपॉर्टेंस दिया है। अगर तुम लोगों ने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक डायरेक्टर बिठा के रखा है, इट मींस तुम लोगों ने बिजनेस सेगमेंट को इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि वो बंदा संभाल रहा है अपना बिजनेस। उसको शैम्पू का हेड बना के रखा है, उसको सिर्फ शैम्पू बेचने का कैसे भी करके। तो तुम लोगों ने वो सिस्टम वो हिसाब से डेवलप करके रखा है कि वो शैम्पू के ऊपर ध्यान देगा, वो शैम्पू का पूरा टीम संभालेगा। इट मींस वो हिसाब से तुम्हारा क्या है, बिजनेस सेगमेंट। बट सपोज तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है तुम लोगों ने एरिया वाइज हेड बना के रखा हुआ है। जब तुम एरिया वाइज हेड बना के रखते हो, इट मींस तुम्हारा सेगमेंट कौन सा बन गया यहां पर, जियोग्राफिकल सेगमेंट। हम लोग ने बोल के रखा देखो आईटीसी का टोटल सेल्स ये पर्टिकुलर एरिया में से कम आया, अब मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूं जो ये एरिया का सेल्स बढ़ाएगा। इंटेंशन क्लियर है, वो एरिया वाइज सेट करके रखा हुआ है, तो कौन सा सेगमेंट आएगा, जियोग्राफिकल। तो दिस इज टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल है। थियरी वगैरह जो भी है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में एंड में एक चार्ट तुमको देगा ऐसा जंबो वाला मस्त से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का, जिसमें पैरा वाइज मैंने थोड़ा डिटेल में चार्ट बना के रखा कि ये चीज का ये कंडीशन है, ये चीज का ये कंडीशन है, ये चीज का ये कंडीशन। सेगमेंट अलग करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया पहले देखेंगे, उसके बाद बिजनेस सेगमेंट के लिए और जियोग्राफिकल सेगमेंट के लिए कैसे बाइफरकेट करने का, और उसके ऊपर पहले एक बेसिक क्वेश्चन, फिर प्राइमरी सेकेंडरी, और फिर उसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, पैरा 27 से लेके चालू होता है, 4 पैराग्राफ दे के रखा है जिसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल। हो सकता है दोनों भी इक्वल इंपॉर्टेंस हो सकता है, तो अब वहां पर कंपनी खुद डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा सेगमेंट को ऊपर देने का है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं बाइफरकेट कर पाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो बिजनेस सेगमेंट इज प्राइमरी सेगमेंट। अदरवाइज एक मैट्रिक्स सेगमेंट भी होता है जहां पर दोनों को इंपॉर्टेंस दे के तुम अलग से रिपोर्टिंग करो, बट जनरली कोई करता नहीं है। इसके लिए AS17 ने बोल के रखा अगर एक केस ऐसा है कि जहां पर दोनों सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू फॉलो बिजनेस सेगमेंट एज अ प्राइमरी सेगमेंट। आज के दिन मेरे को लगा मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। सेगमेंट में कैसे फ्रेंचाइजी आएगा?
फ्रेंचाइजी बिजनेस का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्रेंचाइजी का पूरा प्रॉफिट जो भी है तेरे को मिलने वाला है, मैं सिर्फ मेरा परसेंटेज लेके बैठने वाला है, तो मेरे बिजनेस में तो डायरेक्ट यही दिखेगा ना, रेवेन्यू फ्रॉम दिस फ्रेंचाइजी। नहीं, तो वो तुम लोग जियोग्राफिकली कर सकते हो, जियोग्राफिकली कर सकते हो, बट उसमें भी कैसा है कि तुम्हारे हाथ में कितना आ रहा है परसेंटेज वो है। अगर मैंने तुमको दे के रखा है, कुछ कंडीशन ऐसा रहता है, कुछ फ्रेंचाइजी का ऐसा रहता है जैसे लेंस कार्ड वगैरह का, तुमको इतना अमाउंट मेरे को देने का हर साल, बाकी प्रॉफिट वगैरह सब तुम्हारा। बहुत सारा लेंस कार्ड का फ्रेंचाइजी जो भी है ना वो लॉस में जा रहा है, बहुत सारा लेंस कार्ड का जो भी है ना वो लॉस में जा रहा है, बिकॉज उन्होंने कुछ सर्टेन परसेंटेज मांग के रखा है कि इतना परसेंटेज हमको मिलना चाहिए। तो अभी वो कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन पे बैठा हुआ है वो हिसाब से वहां पर बैठेंगे। अब सी मैकडी बोल या जो भी हम लोग बोलते हैं कि जहां पर प्रोडक्ट लिमिटेड है, अभी अगर मैं लेंस कार्ड का बोलता हूं तो वहां पर बिजनेस सेगमेंट बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो भी दो सेगमेंट बनेगा, एक तुम्हारा जो नंबर वाला जो बनता है वो, और दूसरा ग्लेज वगैरह का सेगमेंट, वो दो ही सेगमेंट बनेगा, उसमें ज्यादा सेगमेंट बन ही नहीं सकता है। सॉरी, जियोग्राफिकल सेगमेंट बन सकता है ना उसमें, तो वहां पर उसने हेड ही वो हिसाब से बिठा के रखा हुआ रहेगा ना। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंचाइजी बिजनेस, जो हेड मैंने सेट करके रखा रहेगा, उसका काम ही क्या है, सब जगह पे बिजनेस अपना खुलना चाहिए, लेंस कार्ड हर जगह पे दिखना चाहिए। उसका ये नहीं है कि लेंस कार्ड का चश्मा जाना चाहिए, लेंस कार्ड का बोर्ड दिखना चाहिए। दुकान खुल गया, मेरे को तो दुकान खुलने पे पैसा मिलने वाला है। इफ यू आर टेकिंग माई फ्रेंचाइजी आई विल गेट माई मनी। हाँ, मैं तुमको मेरा प्रोडक्ट दे दा, बट प्रोडक्ट सेकेंडरी है, पहले तू मेरा फ्रेंचाइजी खुलेगा तो काम होगा ना। अकाउंटिंग का सेगमेंट रिपोर्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, इट इज अ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक ही मिनट। हाँ बोल। हाँ, तो अभी उसका इंटेंशन, इंटरनल मैनेजमेंट कौन से बेसिस पे काम कर रहा है, उसका इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन से बेसिस पे वर्क कर रहा है। बिकॉज जैसा उसने बोला ना कि दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट मेन हेड किसके हिसाब से बना के रखा है। प्रोडक्ट जाना चाहिए या फिर तुम्हारा ज्यादा स्टोर में सेल्स होना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करके रखा हुआ है उसके ऊपर है। सो देख, कैसा भी होएगा तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट तो काम करने वाला ही है। बिकॉज अगर उसने मेरे को हेड बना के रखा है ये स्टोर्स का, और उसने मेरे को बोल के रखा 10 का 10 स्टोर चलना चाहिए, तो उनका इंटेंशन क्लियर है जियोग्राफिकल। बट उन्होंने बोला नहीं, मेरा ये प्रोडक्ट क्यों नहीं चल रहा है, ये वाला बिजनेस क्यों नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम जो सेट किया है वो मैटर करता है। तुमने डायरेक्टर्स वगैरह जो हिसाब से सेट करके रखा है, उनको जो मिशन और विजन दिया है वो हिसाब से वर्क करेगा।
ये तो उधर पड़ा था तो मैंने बोला डाल के लेके आ, नहीं तो मैं गर्म पानी पीता। मेरा गले के लिए चाहिए मेरे को। जबान भी तो बीच में आता है। एक सिर्फ ऐसे जनरल आइडिया। वो कॉम्प्लेन में बोलते ना टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर, ऐसे हमारा टॉलर और स्ट्रॉन्गर उधर ही अटक गया, शार्पर तक गया ही नहीं हम। वो 99.99 में से 0.01 हम ही है। वो बॉर्नविटा वाली थी। बॉर्नविटा की तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नविटा होता है, उसका कुछ नहीं है। वो क्या जीत तैयारी की वैसा उसका उसका टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर नहीं था। अभी आईटीसी ब्रांड देखो, वहां पर जब हम लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने सेगमेंट बना के रखे रहेंगे, ठीक है, इट इज नॉट टेक्निकली सेगमेंट टाइप, उनका अलग से भी हो सकता है, बट जब हम लोग यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सेगमेंट, कि सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स विच हैविंग अ सिमिलर रिस्क एंड रिवॉर्ड, उसको एक अलग अलग पार्ट में बाइफरकेट करें। जैसे कि यहाँ पर देखो, वहां पर आशीर्वाद का पूरा जो भी आईटीसी का ही ब्रांड है, तो जो भी खाना पीना वहां पर आएगा, सनफिस्ट का एक अलग से पूरा बिस्किट का, जितने भी बिस्किट है सनफिस्ट के सब आईटीसी के, ठीक है, बहुत लाइन में आएंगे, वहां पर व्यू ऑल करेंगे तो सब निकलेगा उधर से। सनफिस्ट का कोई भी बिस्किट जाएगा, बेनिफिट आईटीसी को ही होगा, फिर वो कोई भी बिस्किट क्यों ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, चाय के साथ यही जाएगा, चिप्स को डाल के नहीं है। अपना टैलेंट नहीं दिखाने का। वो इंस्टा पे रील घूमता ना, सब में वो चीज डाल के खिलाता है, वैसा चीज। हाँ, चॉकलेट भजिया भी खिलाते, नहीं वो आइसक्रीम भजिया भी खिलाते हैं वो लोग, मैंने देखा है ऐसा। वो चोकोबार को निकालता है, बेसन में डालता है, उसको फ्राई करता है। मैं बोला अच्छा हुआ पर ग्रीन चटनी डाल के नहीं दी। मेरा एल्गोरिथम में सब आता है। ठीक है, इसके बाद वो रेडी टू ईट जो खाना वगैरह रहता है, ठीक है, आलसी लोगों के लिए, ये पे नूडल्स वगैरह, जूसेस एंड ये सब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मिल्क शेक है और ये जूसेस है, इसको वो लोग कंबाइन सेगमेंट में डाल सकते हैं, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चॉकलेट वगैरह जो भी है, बाकी का तुम गूगल कर लेना। सब बेचेगा, मैं तुमको बोला।
मैंने आईटीसी का एक पर्टिकुलर का सेगमेंट निकाला था, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन, उसके अंदर जो सेगमेंट था वो निकाले थे उसमें। बाद में नीचे खड़ी रहना हो वॉचमैन का, दोनों साथ में शेयर करना है ऐसा, वो भी खुश हो जाएगा। आप ध्यान से सुनो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दो सेगमेंट, जियोग्राफिकल एंड बिजनेस सेगमेंट। Business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing an individual product or service or group of related product or services. Individual product or service या group of related product or services that is subject to risk and return that are different from those other business segment. जो हम लोग ने बात किया था, अगर दोनों का बिजनेस सेगमेंट का रिस्क एंड रिटर्न अलग अलग है, कस्टमर अलग अलग है, या फिर मैं बोलता हूँ सेलिंग प्राइस अलग है, या फिर जो हम लोग सेल करने का तरीका है वो अलग है, परचेज कर रहे हैं उसका रॉ मटेरियल अलग है, अगर वो सब फैक्टर्स कंसीडर करता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज डिफरेंट सेगमेंट। ठीक है। फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर रिलेटेड इंक्लूड, अगर तुम लोगों को यहां पर देखने का कि वो रिलेटेड है कि नहीं, तो कैसे देखने का, तो ये फैक्टर्स देके रखा है। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, या फिर नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप और क्लास ऑफ द कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, अगर सेम टाइप के कस्टमर्स खरीद रहे तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेम सेगमेंट, अगर अलग टाइप के कस्टमर है तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट सेगमेंट। द मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट और प्रोवाइड दी सर्विसेज, तुम एडवर्टीजमेंट करने का तरीका कैसा है, कहां पर एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, अगर वो सेम है हम क्या बोलेंगे, सिमिलर, अगर अलग है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। तो देखो बिस्किट का जो भी एड आता है सेम जगह पे आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ चैनल्स वगैरह, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिमिलर टाइप ऑफ कस्टमर को हमको अट्रैक्ट करने का टू ईट द बिस्किट, तो वहां पर कोई नया चीज नहीं है। इवन बिस्किट बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस या फैक्ट्री वगैरह जो रहेगा एक ही जगह पे रहेगा, सिमिलर काइंड ऑफ मशीनरी भी यूज हो सकता है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, जितने भी बिस्किट्स है सब मेरा एक सेगमेंट में जाएगा। हाँ, बट जूस वगैरह बना रहे हैं या चिप्स वगैरह बना रहे हैं तो उधर बनाने का मशीन अलग है, उसको एडवर्टीजमेंट करने का तरीका अलग है, बेचने का तरीका अलग है, तो वहां पर डिफरेंट सेगमेंट बन सकता है। इफ एप्लीकेबल द नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर कैसा आएगा तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, पब्लिक यूटिलिटीज वगैरह सब, तो तुम लोग का बैंकिंग सिस्टम कैसा है, पब्लिक यूटिलिटीज तुम लोग कैसे यूज कर रहे हो, इंश्योरेंस का कैसा बेनिफिट मिल रहा है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन का तरीका कैसा है, या कुछ प्रोडक्ट बनाने पे रेगुलेशन है, कुछ पे बनाने पे नहीं है, वो सब मैटर करता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, a single business segment does not include product or service with a significantly differing a risk and return, एक में नहीं आना चाहिए। While there are may be dissimilarity with respect to one or several of the factors listed in the definition of a business segment, the product and service included in a single business segment are expected to be similar in respect to the majority of the factors. तो जितना भी फैक्टर्स हम लोग को बताया गया है उसमें मेजोरिटी फैक्टर अगर कंसीडर कर लिया, सेम आया, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो सिंगल बिजनेस सेगमेंट है। एक ही सेगमेंट में दो डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न वाला चीज इंक्लूड नहीं हो सकता है। ठीक है। अब सेगमेंट रिपोर्टिंग में है ना, एक तुम्हारा पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ बैटरी फॉर, यहां पर क्या देखा गया, स्कूटर, कार, ट्रक एंड स्पेशलाइज बैटरी फॉर इन्वर्टर एंड यूपीएस। अभी माइक्रोटेक वाले का काम क्या है, बैटरी बनाने का, ठीक है, वो बैटरी बना रहा है।
बट स्कूटर, ट्रक और ये जो भी है तुम्हारा कार वगैरह, उसके लिए बैटरी बना रहा है, और साथ में घर के लिए इन्वर्टर और बैटरीज वगैरह जो है वो भी बना रहा है। इट मीन्स बना बैटरी रहा है। बट अब हम लोगों को फाइंड आउट करने का है कि क्या हम लोग दो अलग अलग सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली हम लोग दो सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दोनों का डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कार, बाइक, और यहाँ पर भी बैटरी का रिक्वायरमेंट है, तो बोला सर घर पे भी तो लगता ही है। घर पे जो भी तुम्हारा बैटरी वगैरह का यूजेज है वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर एरिया में लाइट कितना जाता है, फ्रीक्वेंसी कितना है। जबकि तुम्हारा कार और ऑटोमोबाइल्स वगैरह का जो भी है वो बैटरी डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो भी कार या बाइक है वो कितना पुराना है, कितना चलता है, रोड का कंडीशन कैसा है, वो सब फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब दोनों का जो भी है बाइंग करने वाला कस्टमर भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि दोनों का कस्टमर सेम रहेगा। तुम्हारा जिसके पास ट्रक वगैरह रहेगा डेफिनेटली वो लोग बैटरी वगैरह ट्रक के लिए बाय करेंगे। घर पे जिसके ज्यादा लाइट जाता रहेगा, अगर उसको रिक्वायरमेंट लगा तो वो बाय करेगा। इट मीन्स यहाँ पर रिस्क एंड रिटर्न दोनों क्या है, अलग अलग। क्यों? बिकॉज कस्टमर्स अलग अलग है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारा माइक्रोटेक वाला है, नो डाउट उसका बिजनेस में टोटल प्रॉफिट दिखेगा, बट जब सेगमेंट अलग करने का टाइम आएगा तो मैं दो सेगमेंट में उसको बाइफरकेट करेगा। एक ऑटोमोबाइल्स वाले को अलग करेगा और दूसरा जो हाउस होल्ड है उसको अलग करेगा। मैं बताएगा यहाँ पर बैटरी बेच रहा हूँ बट अलग अलग बेच रहा हूँ। दूसरा बैटरी बनाने का तरीका या जो बैटरी का साइज है, जो रिक्वायरमेंट है, वो भी अलग अलग है। तो पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर को अलग किया और हाउस होल्ड को अलग किया, वैसा मैं अलग कर सकता है। तो देखो वहां पर उन्होंने देख के रखा हुआ है, एक बार गो थ्रू करो आंसर को। नहीं, पार्ले जी और ओरियो एक कंपनी का तो है ही नहीं। एग्जाम्पल में भी नहीं। सी, कस्टमर जो भी है, अगर वो पार्ले ले रहा है तो वो ओरियो भी लेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर टाइम वो ओरियो खाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी वो हर टाइम ओरियो खाएगा। तुमको देखा है कि तुम बिस्किट खाने के टाइम पे हर टाइम, तुमने देखा है हर टाइम बिस्किट खाने के टाइम पे सिर्फ ओरियो ही खाएगा, और वो एक या दो रहेगा ऐसा, बाकी सब तो सब बिस्किट्स खाएंगे ना। मेंटालिटी तेरा अकेले का है, ओवरऑल इट इज योर मेंटालिटी। व्हाट इज अबाउट ओवरऑल? सब एक साथ एक ही दिन पे क्या ओरियो लेने वाले हैं? आज मेरा मन है ओरियो लेने का, कल मेरा मन है पार्ले जी लेने का। शैम्पू और साबुन का कस्टमर्स अलग है। यहाँ पर कस्टमर्स किसका है? बिस्किट का है। अब एक की जगह पे मैं दूसरा बिस्किट ले रहा हूँ।
ध्यान से सुनो, ये जो भी सेगमेंट वगैरह चल रहा है ना, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग हम लोग कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं ना, वो सेगमेंट रिपोर्टिंग सिर्फ मैनेजमेंट पर्पस के लिए नहीं है, ये सेगमेंट रिपोर्टिंग शेयर होल्डर पर्पस के लिए। हम जब भी कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो वो शेयर होल्डर पर्पस से किया जाता है। कोई भी रिपोर्टिंग हो रहा है वो शेयर होल्डर पर्पस से रिपोर्टिंग हो रहा है। तुम बोलोगे सेगमेंट रिपोर्टिंग का कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी को बहुत फायदा होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग का। अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर वो ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्ट करता है, तो वो सिर्फ कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट पे नहीं जाएगा, वो सेगमेंट पे जाएगा। अगर मैं तुमको याद दिलाऊं तो 2018 में जब, सॉरी 2019 में जब तुम्हारा कोविड आया था, तुम, ठीक है, हाँ, तुम्हारी वजह से हमको भी घर पे बैठना पड़ा। हाँ, जब कोविड आया था 2020 में, एट दैट टाइम टाटा मोटर्स जो भी है ना, टाटा मोटर्स का शेयर्स का प्राइस 75 to 80 रुपीज था। तुम बोले सर कोविड आया सबका प्राइस नीचे गिर गया? यस, सबका प्राइस नीचे गिरा, टाटा मोटर्स का ज्यादा हो गया। इट वॉज 75 रुपीज टाटा मोटर्स शेयर। 3 दिन पहले वो 1100 रुपया या 1000 रुपए के आसपास था। अभी 3 दिन में वो नीचे गिरा है वापस, उसका रीजन भी बताएगा क्यों गिरा है। बट 2020 से लेके 2024 मिड, मतलब 3.5 साल में 75 रुपीज से वो किधर चला गया तुम्हारा? 1100 रुपया, 1100 टच करके आया। मेरा टारगेट था 1100, वो टच कर लिया उसने। और मैंने बोला भी था 1100 के बाद गिरेगा वो, गिरा वो, मैं बहुत खुश हुआ। 960 के आसपास आया, तो मेरा भविष्यवाणी अच्छा निकला। मैं यही मानता क्या 1100 के नीचे गिरेगा, गिरना चाहिए बस, ईगो पे बात आता, वरना नहीं गिरता। तो वो 960 पे आया, उसका रीजन भी बताता हूँ क्यों। अब 75 से जब वो ऊपर जा रहा था तो लोग पहले डर गए थे, कोविड का सिचुएशन था ये वो वगैरह, तो उसका जो भी है नीचे जा रहा था क्योंकि टाटा मोटर्स चल नहीं रहा था। बट इफ यू रिमेंबर 2020 के आसपास या 2021 के बिगिनिंग में टाटा मोटर्स ज्यादा पूरा गेम खेल रहा था ईवी पे। टाटा मोटर्स में 2 सेगमेंट, एक नॉर्मल, दूसरा ईवी। रिस्क एंड रिवॉर्ड टोटली डिफरेंट। तुम बोलेगा सर मोटर्स ये कार ये कैसे डिफरेंट? टोटली डिफरेंट। ईवी वाला, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास चार्जिंग प्लग ही नहीं है, मैं ईवी खरीदेगा कैसे? मुझे मालूम है कि मुझे बहुत दूर तक लेके जाने के, मैं डीजल गाड़ी खरीदेगा। यहां से लोनावाला खाने को रुका, उधर से मैं बैटरी चार्ज करने को नहीं रखेगा, मेरे को मिलना चाहिए वो चार्जिंग सेक्शन। तो ईवी भी जो यहाँ पर चल रहा है वो कौन से बेसिस पे चल रहा है? सिटी में चलाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि चल जाएगा 250 किलोमीटर तक। रिस्क एंड रिवॉर्ड इज टोटली डिफरेंट। जब वो स्टार्टिंग में आया, लोग ईवी खरीदने से डर रहे थे कि वो कैसा करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, वर्क करेगा कि नहीं करेगा। टाटा मोटर्स तब तक सिर्फ काम कर रहा था नॉर्मल कार्स के ऊपर, जो उसका डीजल पेट्रोल वगैरह चल रहा था। टाटा का सबसे पहला कार जो ईवी में उसने निकाला, दैट वाज नेक्सॉन। नेक्सॉन के बाद उसने टिगोर निकाला, टियागो निकाला, पंच निकाला, जिसमें अभी पंच में वो दे रहा है डबल सीएनजी टैंक। रिस्क एंड रिवॉर्ड सब में अलग अलग है, वो अलग अलग सेक्शन में जाएगा, वहां पर उसको अलग अलग बाइफरकेट करेगा। अब अगर कोई बंदा स्टडी करता है और सेगमेंट देखता है तो 2020 तक उसका एक ही सेगमेंट, या हम लोग बोलते हैं पेट्रोल और डीजल का सेगमेंट चलता रहेगा। ईवी का सेगमेंट था ही नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो ग्रो हुआ, ड्यू टू ईवी सेगमेंट ग्रो हुआ। और उसने कार नई नई लॉन्च की और सब में निकाली कार। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ ईवी में ही कार निकाला, अगर वो नेक्सॉन निकाल रहा है तो सब में दे रहा है वेरिएंट। बट सबके लिए रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो हुआ और ईवी में ज्यादा ग्रो हुआ, उसका नाम जो बना ईवी में ज्यादा नाम बना, जिसकी वजह से प्राइस जो भी है वो हाइक हो गया, उसका सेल ज्यादा हो गया। उसका सेल जैसे ही ज्यादा हो गया, शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ गया। अभी 3 दिन पहले उसका जो भी शेयर मार्केट में प्राइस कम हुआ है, वो कुछ 1100 से 936 या 963 पे कुछ तो पहुंचा है। उसके पीछे का रीजन है करंट क्वार्टर में उसका सेल्स कम हो गया है। करंट क्वार्टर में हर एक जो भी हम लोग बोलते हैं ना, ये कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सबका सेल्स कम हुआ है, टाटा का भी सेल कम हुआ है। तो ईयर टू ईयर जो बेसिस है, जो कंपैरेटिव हम लोग करते हैं, उसमें उसका सेल्स कम हो गया। तो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था फुलफिल नहीं हुआ। तो डेफिनेटली अब जब मैं बोलता हूं कि लोगों का एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो जो डेटा है वो डेटा पहले इंटरनल मैनेजमेंट के पास जाता है। इंटरनल मैनेजमेंट भले उसका यूज ना कर सके डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली तो करता है। रिलेटेड पार्टी तुमने पढ़ा है, वो लोग नहीं कर सकते यूज, बट वो बता तो सकते हैं।
और तुम देखना कभी भी तुम्हारा शेयर मार्केट में अगर किसी को चार्ट एनालिसिस समझ में आता है थोड़ा बहुत, सीखने का जरूरत नहीं है, पहले तुम्हारा इंपॉर्टेंट है सीए इंटर करना। नहीं तो शरीफ सर ने बोला था अपन देखते क्या होता है अपन सीखना, कोई टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा एग्जाम बहुत सारा पेंडिंग है उसको एग्जाम देने का। तो सर ने बोल के रखा था कुछ सैटरडे को भी टेस्ट हुआ था ना तुम्हारा। हाँ अभी भी है, तो उसका पढ़ाई करने का, ये सिर्फ मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वो चार्ट एनालिसिस किसी को समझ में आता है ना, तो वो चार्ट पे पहले रिफ्लेक्शन दिखता है रिपोर्ट आने के पहले, बाइंग सेलिंग पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो जब मैं बोला था 1100 के बाद नीचे गिरेगा, तो मेरा इंटेंशन वो चार्ट को एनालिसिस करने के बाद का था कि 1100 के नीचे गिरेगा। इट इज नॉट नेसेसरी आई एम भगवान, वो 1100 के बाद बढ़ भी सकता है, बट जो डेटा दिख रहा था वो दिख रहा था कि वो नीचे जाने वाला है। मैंने बोला था वो नीचे गिरेगा, मेरा अंदाजा था 1000 तक जाएगा, 100 रुपया नीचे गिरेगा, बट साथ में रिपोर्ट भी आया तो और नीचे गिरे। बट ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट, शेयर मार्केट का पार्ट है, वो बड़ा है तो नीचे गिरने वाला ही है। तो वैसा सिचुएशन पे तो वो जो हम लोग बोलते हैं कि एनालिसिस, सेगमेंट एनालिसिस शेयर होल्डर्स भी अगर प्रॉपर तरीके से करने लगा ना, तो उनको मालूम है कि फ्यूचर में कौन सा सेगमेंट ऊपर जाएगा। और अगर मुझे लगता है कि यार फ्यूचर में ये सेगमेंट ग्रो होने वाला ही है, अभी जैसे अभी हाइड्रोजन प्लांट वगैरह सब चल रहा है, तो अभी फ्यूचर जो भी है हाइड्रोजन के ऊपर, ईवी कर लिया हमने, सोच लिया ईवी बहुत अच्छा चलेगा, नहीं चला, फेल हो गया। हाँ नहीं चला, सबके पास चार्जिंग सेक्शन वगैरह सब नहीं पहुंचा, जो एक्सपेक्टेशन था सब जगह पे चार्जिंग सेक्शन लगेगा, नहीं पहुंचा। और वो लगा के बाद में तुमको आधा घंटा रुकना पड़ेगा बैटरी चार्ज करने के लिए, इतना टाइम अपने पास है ही नहीं, पेट्रोल भराने तक का टाइम नहीं रहता है, फटाफट भागने का है। तो वो एक सिचुएशन आने वाला ही था, तो नहीं चला। अभी हाइड्रोजन का चल रहा है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो जो जो कंपनी उससे रिलेटेड है, जो जो पर्टिकुलर कंपनी में वो सेगमेंट है, वो सब शूट होएगा। तो इफ एनी पर्सन एनालाइज सेगमेंट प्रॉपरली, उसको पता चल सकता है कि फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ कैसा होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई सेगमेंट एनालिसिस इज रिपोर्ट, जो रिपोर्ट करने का वो जरूरी है कि तुम्हारा जो भी सेगमेंट है कैसा चलेगा। जैसे आईटीसी का बात किया, वो पर्टिकुलर टाइम पे होटल इंडस्ट्री वगैरह नहीं चल रहा था, तो जो भी है सिर्फ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट पे चल रहा है, क्योंकि वो टाइम पे सब लोग घर पे खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मजे नहीं कर रहे बट खा पी रहे हैं। वो टाइम पे सब कचरा खाया है हमने, क्योंकि हमारे पास घर पे खाली बैठे बैठे हमको कुछ काम नहीं रहता तो भूख लगता है, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ तो चाहिए अपने को चबाने के लिए, तो जितना भी कचरा अपने को मिलता है ऑनलाइन आप उन्हें सब खाया वो टाइम पे, तो वो चीज का फर्क आ जाता है। तो वहां पर सिर्फ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट पे वो कितना चलेगा, तो वो एक स्टेगनेंट पे था, बट जैसे ही बाद में दूसरा सेगमेंट ऊपर आने को लग गया, उसका प्राइस भी शूट अप। तो सेगमेंट का वो इम्पैक्ट आता है तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी पे, तुम्हारा मार्केट के रेट के ऊपर, दैट्स व्हाई सेगमेंट रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग ने पहले ये सेगमेंट किया। अब हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग ने किया बिजनेस सेगमेंट का, वही चीज यहाँ पर है। कंपनी ए इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ केमिकल, द कंपनी मैन्युफैक्चर 5 टाइप ऑफ केमिकल दैट हैव अ डिफरेंट एप्लीकेशन, can this company include one more type of chemical in a single business segment? कमेंट अपने को बोला है क्या इसमें कर सकते हैं कि नहीं। ये पूरा पैराग्राफ जो हम लोग ने वहां पर रीड किया वही है, ठीक है, कि इसके क्राइटेरिया के ऊपर फिर नीचे पता है कि वो सिंगल सेगमेंट का एक तुम लोग को पैराग्राफ दिया था, और फिर लास्ट में
रीड किया पूरा आंसर? रीड किया ये आंसर? अब ध्यान से सुनो, पहला 2 पैराग्राफ जो उन्होंने दिया था वही लिखा है। थर्ड पैराग्राफ में भी कहीं पर भी उसने हाँ या ना नहीं बोला है, क्योंकि हमारे पास डेटा है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज वेरी डिप्लोमेटिक। उसने बोला देखो अगर सेम रिस्क वगैरह है और मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर को कवर कर रहा है तो सेम सेगमेंट में डालेंगे, और अगर तुमको लगता है कि यहाँ पर वो डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड या फिर वो एक अलग सेगमेंट में जाना चाहिए तो अलग सेगमेंट में। कहीं पर भी हाँ या ना नहीं बोला, बिकॉज कहीं पर भी क्वेश्चन खुद ये इंडिकेट नहीं कर रहा है या ये नहीं बता रहा है कि वो डिफरेंट सेगमेंट का पार्ट है, तो हम उसको हाँ या ना में नहीं बोल सकते। उसने क्या बोला कि देखो एक तो डिफरेंट एप्लीकेशन पहले ही बोला है, 5 डिफरेंट एप्लीकेशन है, बट उसको सेम सेगमेंट में डाला है उन्होंने। क्यों? बिकॉज उनको लगता है मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर्स जो भी है ना वो कवर हो रहा है, कि बनाने का तरीका ठीक है, सेम है, या प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, या फिर उसका सेल सेम है, या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन सबके लिए सेम है, तो मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर कवर हो रहा है तो सब सेम सेगमेंट में। अब नए वाले का हमको नहीं मालूम है, ऊपर वाले का तो उसने सिंगल सेगमेंट में डाल के रखा है, नए वाले का नहीं मालूम, तो हमने वही आंसर दिया। अगर वो सेम पार्ट में आता है हम सेम सेगमेंट में डालेंगे, सिंगल सेगमेंट में नहीं है तो देखो लास्ट में क्या लिखा, दिस वुड एंश्योर दैट द केमिकल हैविंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न आर नॉट इंक्लूडेड इन दी सिंगल बिजनेस सेगमेंट। क्लियरली नहीं बोला है, अपने पास डेटा ही नहीं है। वो माइक्रोटेक वाले क्वेश्चन में हमारे पास डेटा था जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि दोनों डिफरेंट सेगमेंट में जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशन है बट सेम सेगमेंट में डाला है ना उन्होंने, बोला है ना 5 टाइप का केमिकल है, डिफरेंट एप्लीकेशन है, बट सेम सिंगल स्टेटमेंट सेगमेंट में डाला है, तो वो क्लियर कर रहा है कि हाँ ठीक है ये छठा भी उसमें जा सकता है, बट तुम क्लियरली आंसर मत दो यहाँ उसमें ही जाएगा। उन्होंने देखो आंसर लिखा है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला दोनों में से कहीं पर भी जा सकता है, तुम देखो आगे क्या है। हमको मालूम है कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से सेम सेगमेंट में जाएगा, हमको मालूम है कौन सा रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंट सेगमेंट में जाएगा। वी नो दैट, यू हैव टू अप्लाई दैट कि कहाँ पर जाएगा, तो ये आंसर वो हिसाब से लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट जियोग्राफिकल सेगमेंट, जैसा बिजनेस सेगमेंट के लिए बात किया था सेम वे में जियोग्राफिकल सेगमेंट। Geographical segment is a distinguishable component of an enterprises that is engaged in providing a product or service within a particular economic environment and that is subject to a risk and return that are different from those component operating in other economic environment। देखो क्लियरली बोला अदर इकोनॉमिक एनवायरमेंट, तो पूरा एनवायरमेंट जो भी है इकोनॉमिक एनवायरमेंट मतलब वो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट बाउंड्रीज हो सकता है, डिफरेंट गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर डिफरेंट जो हम लोग बोलते हैं कि सीजनल जो बोलते हैं उसकी वजह से भी तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में आ सकता है। तो व्हाट दे हैव सेड, डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरमेंट। फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड आइडेंटिफाइंग द जियोग्राफिकल सेगमेंट इंक्लूड सिमिलरिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन। हम लोग सेम सेगमेंट में कब ले सकते हैं तो उसके लिए उन्होंने बोल के रखा हुआ है similarity of the economic and political condition, relation between operation in different geographical areas, proximity of operation,
स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, अंडरलाइंग करेंसी रिस्क वगैरह सब। तो ये जो भी नीचे का 2 पार्ट बोल के रखा है उन्होंने या 3 पार्ट बोल के रखा है, वो हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, करेंसी रिस्क कितना है, या फिर रिलेशनशिप विद द ऑपरेशनल क्या है, या गवर्नमेंट का क्या है यहाँ पर, सेम पॉलिटिकल कंडीशन वगैरह, तो वो हिसाब से तुम्हारा बिजनेस एरिया डेवलप कर। तो जहां पर तुमको लगता है कि स्टेबल गवर्नमेंट है, वो सब एक अलग तुम्हारा क्या बन सकता है, जियोग्राफिकल सेगमेंट। जहां पर लगता है कि तुम्हारा गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है कोई पर्टिकुलर कंट्रीज का, फिर भी वहां पर बिजनेस हो रहा है, तो वो बिजनेस में कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक वो अलग तुम्हारा क्या बन सकता है, जियोग्राफिकल सेगमेंट। अगर इंडिया के अंदर का बात करेगा और सपोज तुम्हारा प्रोडक्ट जो भी है दैट वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, या मैं बोलता हूँ अगर कोई भी तुम्हारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो सिर्फ ठंड के मौसम में काम आएगा, तो डेफिनेटली नॉर्दर्न साइड पे ज्यादा काम आएगा, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो जो भी सेल होगा सब कहां पर होगा, नॉर्दर्न साइड में ज्यादा होगा कंपेयर टू सदर्न साइड या फिर अपने साइड पे। अपने इधर 2 ही सीजन आता है, बारिश और गर्मी। बारिश नहीं है उस दिन अपन तपेगा, अपन तवे पे फ्राई होगा तभी, और बारिश रहेगा तो डूबेगा। अपने लिए 2 ही चीज है, एक्सट्रीम लेवल पे ही खेल रहे हैं, अपने को लगता है अपन इक्वेटर के पास आ गए। उस दिन मैं किधर, मैं जस्ट पहुंचा था दिल्ली और इधर देखा था, इधर बाढ़ आ गया था और उधर गर्मी अल्टीमेट लेवल का। मैं फ्रेंड को फोन किया, यार बहुत गर्म है, बोलता है फोन रख ट्रेन में अटक गया है। मैं बोला अटक गया मतलब, बोला मैं निकला मतलब 7 बजे से लेके अभी 9:30 हुआ है, अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा। मैं बोला मजे कर। फिर बाद में जैसे तैसे करके विक्रोली स्टेशन पे ट्रेन रुका था, 1 घंटा वो विक्रोली स्टेशन पे ऐसे ही बैठा था और मैं मजे ले रहा था ऐसा। तो इट इज एक्सट्रीम सिचुएशन, तुमको नहीं मालूम है कि कैसा पॉलिटिकल जियोग्राफिकल कंडीशन है, अकॉर्डिंगली तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बनाना पड़ेगा। बोल। प्रॉक्सिमिटी ऑफ ऑपरेशन, तुम्हारा जो भी बिजनेस ऑपरेशन है वो कितना दूरी पे है सब, मतलब मेन बिजनेस कहां पर है और तुम लोग कितना डिस्टेंस पे काम कर रहे हो, क्योंकि वो भी मैटर करेगा कि तुम्हारा गुड्स डिलीवरी कितना टाइम में होएगा, तुम लोग का प्रोडक्शन का प्रोसेस कितना टाइम लगने वाला है, तुम लोग को रॉ मटेरियल कितना टाइम में मिलेगा, सब इंपॉर्टेंट मैटर करेगा उसमें। वापस से वही पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ सेम है, बट नेक्स्ट ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफिकल सेगमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ सेगमेंट। नंबर 1, एक जो कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, एंड नंबर 2 जो प्रोडक्शन प्रोसेस को ध्यान में लेके बनाया जाता है। जियोग्राफिकल सेगमेंट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नंबर 1 जहां पर कस्टमर बेस्ड है, मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूं कि तुम लोगों को सिर्फ गुड्स बेचना है, तो तुमने जो हेड बना के रखा हुआ है वो सेलिंग पर्पस के हिसाब से बना के रखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल सेगमेंट बेस्ड ऑन द कस्टमर। दूसरा, द लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन और सर्विस फैसिलिटी एंड अदर एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस, कि जहां पर तुम्हारा प्रोडक्शन हो रहा है या जहां पर तुम्हारा सेंटर है उसके बेसिस के ऊपर। तो अगर कस्टमर बेस पे तो जियोग्राफिकल सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन। तो जियोग्राफिकल सेगमेंट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वापस से तुम बोलोगे सर इसमें से कौन सा कंसीडर करने का, जो हिसाब से मैनेजमेंट सेट हुआ है, जो हिसाब से मैनेजमेंट क्या हुआ है, सेट हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं कि तुम लोगों का कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचने का, देखो अगर मैं सिंपल सा बात करता हूं, अगर एप्पल को आईफोन बेचने का है, उसके पास सेगमेंट नहीं है। अगर उसको सेगमेंट में बाइफरकेट करने का है तो वो लैपटॉप, आईपैड और फोन, ठीक है, उसके अंदर उसका ज्यादा सेगमेंट नहीं है, 3 में, ठीक है। अब वो एक्सेसरीज वाला अलग छोटा मोटा, ठीक है, वो बनाने का धंधा अलग, एक्सेसरीज मतलब सब आ गया। अब अगर उसको आईफोन के लिए बिठाने का है, तो जब उसने सेट किया रहेगा स्टार्टिंग में, उसने बेचा रहेगा यहाँ पर कस्टमर के हिसाब से जियोग्राफिकल एरिया सेट किया रहेगा, बिकॉज व्हेन दे हैव टू सेल इन एंटायर वर्ल्ड। लोग पागल की तरह लाइन में खड़े रहते हैं, 36 घंटा पहला फोन मिलेगा। और मजे की बात यह है, जेप्टो वाला ऐड बनाता है, तुम क्यों लाइन में खड़े रहते हो, 10 मिनट में हम आईफोन डिलीवर करेंगे।
मैं बोला ये अल्टीमेट लेवल का आईफोन वालों का स्कैम है। जब तुम्हारा ज़ेप्टो वाला डिलीवरी कर रहा है तो इतना सब लाइन वाले को क्यों खड़ा रख रहे हो? वो 36 घंटा लाइन में खड़ा था आईफोन खरीदने के लिए। ये 8 बजे चालू किया, 8:10 को मेरे घर पे आईफोन पड़ा हुआ है। मतलब जिसका आईफोन स्टोर के बाजू में घर रहेगा, वो बंदा नीचे खड़ा रह के 8 बजे ऑर्डर करेगा जेप्टो से, 8:10 को वही नया आईफोन से वीडियो बनाएगा ये 36 घंटे वालों का। वो टाटा वाले भी ऐड करते हैं, टाटा क्रोमा वाले, व्हाई यू हैव टू व्हेन यू हैव टू बाय आईफोन, तुमको चट्टानों के बीच में, पहाड़ों के बीच में से जाके, ऐसा बड़ा बड़ा उन्होंने ऐड बनाया, कम टू टाटा क्रोमा, वी विल गिव यू आईफोन, बिना कोई झंझट के। तो ये सब उन लोग जो भी, उन लोग का एक हाइप क्रिएट करने का रहता है ना, बट उन लोग इधर फंस गए। कम से कम जेप्टो या टाटा क्रोमा वाले को 1 या 2 दिन के बाद देना चाहिए था। वो बोला हम साथ में सेल करेगा। जो जेप्टो ने उड़ाया है अल्टीमेट, मतलब तुम्हारा ही फोन बेच के तुम्हारा ही उड़ा रहा है वो, बट अल्टीमेट लेवल का। जो आईफोन पहले जो डिस्ट्रीब्यूट करता था अपना जियोग्राफिकल लोकेशन पे, अगर आईफोन का वहां पर उसको सेगमेंट बनाने का, तो उसका देखो कस्टमर का फिक्स, मतलब जो मैनेजमेंट है फिक्स आईफोन बेचने का, दैट्स इट। मेरा इंटेंशन आईफोन बेचने का ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरे पास यहाँ पर और कोई प्रोडक्ट नहीं है। हाँ तुम बोले सर आईफोन, आईफोन प्रो वगैरह वगैरह जो भी है, कुछ नहीं मेरे को बेचने का, कोई भी खरीद, बट तू आया तो लेके जा। मेरा काम है ये बेचने का। तो मेरा जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट सेट हुआ रहेगा वो कौन सा बेसिस पे हुआ रहेगा? कस्टमर बेसिस। अब धीरे धीरे वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, सब कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन हब डाल रहे हैं। ये डालना बड़ा बात है, तो वो धीरे धीरे डाल रहे हैं, वो पर्टिकुलर 1 या 2 जगह पे। जब वो मोस्ट ऑफ सारे जगह पे आ जाएगा तो दे कैन शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस, हो सकता है, क्योंकि उनका हब आ रहा है, वो अपना स्टोर वगैरह सब डाल रहे हैं, तो उनका रीजन है वो डालने का। ऐसे ही नहीं डालते रहेंगे, टाइम पास के लिए नहीं डालते रहेंगे, उन लोग के पास भी दिमाग है। नहीं तो पहले भी तो आईफोन सेल होता ही था ना, बट इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो उसका कोई तो लॉजिक या कोई तो रीजन रहेगा उनके पास, उनका मिशन और विजन में वो फिट होता रहेगा। एंड दैट्स व्हाई दे हैव ओपनड अ स्टोर, प्रोडक्शन का प्लांट वो लोग लेके आ रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लोग अपना जियोग्राफिकल लोकेशन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए तो उनका क्या रहेगा? लोकेशन ऑफ इट्स कस्टमर, जहां पर कस्टमर कितना सेल हो रहा है। इसके लिए उनका चार्ट भी देखोगे, तुम डालोगे ना तो आईफोन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो बताएगा तुम लोग को कि कौन सा कंट्री में कितना जा रहा है। उनके पास वो डेटा है, डेटा है, इट मीन्स उन्होंने वो चीज फॉलो किया है, इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम में है वो चीज, सबको पता है कि कितना सेल कहां पर हो रहा है। अगर कोई भी जगह का मार्केट शेयर थोड़ा भी कम हुआ तो जो मैनेजमेंट है वो करेक्टिव एक्शन लेगा कि क्यों कम हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कि हमारा मार्केट शेयर कम हो रहा है, तो वो देखेगा वहां पर। ठीक है, अब उसके बाद 40। If a company is operating in a multiple geography and in multiple businesses, then the company need to classify a segment as a primary segment and secondary segment, जो हम लोग को bifurcate करना है. The segregation between primary and secondary depends upon whether the management consider geographical segment more important or business segment is more important. कौन यहाँ पर segregation किसको देके रखा है? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट जो सेगमेंट को कंसिडर करेगा कि बिजनेस सेगमेंट इंपॉर्टेंट है तो वो प्राइमरी है, अगर जियोग्राफिकल रहेगा तो वो तुम्हारा क्या है? प्राइमरी। तो वो कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारा मैनेजमेंट। इंटरनल रिपोर्टिंग मेथड टू सीईओ, नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, बिजनेस हेड टू सीईओ और जियोग्राफिकल हेड टू सीईओ, ये इंडिकेटर है कि कौन सा तुम्हारा प्राइमरी सेगमेंट बनने के लायक है।
पहला चीज क्या बोला, इंटरनल रिपोर्टिंग मेथड टू सीईओ। सीईओ को रिपोर्टिंग कैसा हो रहा है, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट हो रहा है या फिर एरिया वाइज रिपोर्ट हो रहा है। अगर प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो भी तुम्हारा सीएफओ है या सीईओ है, उसने तुम लोग को वो हिसाब से अपॉइंट करके रखा है। बिस्किट का पूरा रिपोर्टिंग निकाल के दो या फिर मिलता हूँ जूसेस का रिपोर्टिंग निकाल के दो, तो उन्होंने तुमको बिजनेस वाइज करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जियोग्राफिकल रहेगा तो वो हिसाब से नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, तो नो डाउट रिपोर्टिंग दोनों का आता रहेगा, जियोग्राफिकल भी आता रहेगा और बिजनेस भी आता रहेगा, बट कौन सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। अगर बिजनेस का रिपोर्टिंग हर महीने है और जियोग्राफिकल का हर 3 महीने पे, मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, मंथली रिपोर्ट, तो वो हिसाब से वो दिखेगा कि कौन सा रिपोर्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, इट मीन्स कौन से हिसाब से पूरा टीम उन्होंने सेट किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, बिजनेस हेड टू सीईओ और जियोग्राफिकल हेड टू सीईओ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट, if both are equally dominant then as per AS17 business segment is considered to be a primary segment। क्लियरली करके रखा हुआ है कि अगर जब तुमको लगता है कि दोनों डोमिनेंट है तो वो टाइम पे हम लोग कौन सा सेगमेंट लेंगे, वो टाइम पे हम लोग सेगमेंट लेंगे दैट इज बिजनेस सेगमेंट। बराबर, तो ये तुम्हारा प्राइमरी सेगमेंट, सेकेंडरी सेगमेंट आइडेंटिफाई करने का। अब प्राइमरी सेगमेंट और सेकेंडरी सेगमेंट क्यों आइडेंटिफाई करने का, तो उसका दो रीजन। नंबर वन, जो भी प्राइमरी सेगमेंट रहेगा उसके ऊपर तुम्हारा क्राइटेरिया फिट होगा, और दूसरा प्राइमरी सेगमेंट मतलब वो तुम्हारा मेन सेगमेंट है, तो उसका रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर ज्यादा रहेगा कंपेयर टू सेकेंडरी डिस्क्लोजर। दोनों को रिपोर्ट करने का, हमको बताने का ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, बट जो प्राइमरी रहेगा वो प्राइमरी का डिटेल डिस्क्लोजर रहेगा कंपेयर टू सेकेंडरी। क्यों, बिकॉज प्राइमरी ये मेन है, मेन है तो जितना डिटेल इंफॉर्मेशन तुम दे सको उतना डिटेल इंफॉर्मेशन तुमको देने का है, बट इट डज नॉट मीन दैट के सेकेंडरी को नहीं देने का। सेकेंडरी में देना पड़ेगा। सपोज जियोग्राफिकल सेकेंडरी है तो बताना पड़ेगा कि कौन सा सेगमेंट में कितना अर्न कर रहे हो, कौन सा एरिया कितना कमा के दे रहा है। या फिर अगर सेकेंडरी में भी तुम लोग का जियोग्राफिकल है और उसमें प्रोडक्शन बेस पे तुमको रिपोर्ट देने का, तो बताना पड़ेगा हर जगह पे तुम्हारा कितने रुपए का एसेट्स है और कितना तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस है जिसमें तुम नया एसेट्स क्रिएट कर रहे हो। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइफरकेशन कर रहे हैं उसका रीजन ही वही है, तो तुमको रिपोर्ट कौन सा करना पड़ेगा डिटेल में वो समझ में आए। तो अभी तक तो बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट सीखा, उसमें से हमने सीखा प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सा है। अब हम लोग सीखेंगे क्राइटेरिया कि कौन सा सेगमेंट को रिपोर्टेबल सेगमेंट बोला जाएगा या कौन सा सेगमेंट रिपोर्ट किया जाएगा। बोलना, मतलब कौन सा बिजनेस हेड टू सीईओ, मतलब सीईओ को बिजनेस हेड रिपोर्ट कर रहा है। बिजनेस हेड मतलब बिजनेस सेगमेंट वाला जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। जियोग्राफिकल हेड टू सीईओ मतलब जियोग्राफिकल हेड सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है। तो मैंने सिस्टम सेट करके रखा, बिजनेस हेड रिपोर्ट करेगा, तो इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम बिजनेस हेड का जा रहा है, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफिकल हेड सेट करके रखा है तो वो हिसाब से जाएगा। टोटल इनकम विल ऑलवेज रिमेन द सेम। सेकेंडरी मतलब सिर्फ वो रिपोर्टिंग पर्पस है। अब सेकेंडरी में जब तू जियोग्राफिकल एरिया वाइज देख रहा है तो उसमें सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। अगर आईफोन का भी हम लोग देखते हैं तो 3 सेगमेंट कौन सा हो गया, आईफोन, टैबलेट और लैपटॉप। बराबर। अब अगर मैं देखता हूं कि आईफोन का कितना है तो उधर टोटल सेल्स दिखेगा उसका। बराबर, बट मैं जियोग्राफिकल देखेगा तो एरिया वाइज आईफोन का सेल भी मिल सकता है ना, और एरिया वाइज टोटल आईफोन, आईपैड, टैबलेट जो भी है सबका सेल्स भी मिल सकता है। तो वो दोनों को कंपेयर करके मतलब नहीं है। तुम ये बताना चाहते हो कि देखो बिजनेस सेगमेंट में आईफोन का कितना सेल्स हुआ टोटल 6 महीने में, और दूसरा जो भी है ये 6 महीने में जो सेल हुआ है कौन सा एरिया में हुआ है। तो ऐसा, तो ये दोनों को तुम कंपेयर नहीं कर सकते, दो अलग अलग डेटा दिखा रहा है। अगर मैं जियोग्राफिकल देख रहा हूं तो उधर सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, सारे बिजनेस आ रहे हैं। जब मैं बिजनेस देख रहा हूं तो उधर सिर्फ बिजनेस आ रहा है और सारा एरिया आ रहा है।
तो इट डिफरेंट. कंडीशन किधर है, कंडीशन किधर गया. चलो, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड कंडीशन, दैट इज मटेरियलिटी टेस्ट. विच सेगमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट. अब जब हम लोग सेगमेंट का बाइफरकेशन करते हैं, हम लोग जब सेगमेंट निकालते हैं, तो ध्यान से सुनो, व्हाई वी हैव टू बाइफरकेट इन अ सेगमेंट, एंड जैसे सेगमेंट में तुम बाइफरकेट करते हो तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा. तो सबसे पहले अगर मैंने बिजनेस सेगमेंट अलग किया, तो वो बिजनेस सेगमेंट जब मैं अलग करेगा तो मैं उसको रिपोर्ट करने का है कि नहीं वो देखेगा. अब रिपोर्ट करने का है कि नहीं, उसके लिए कंडीशन है. अब जब मैं रिपोर्ट करेगा, सपोज ये कंडीशन फुलफिल हो गया, तो व्हाट आई हैव टू रिपोर्ट अबाउट दैट सेगमेंट, आई हैव टू रिपोर्ट उस सेगमेंट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया. आई हैव टू रिपोर्ट वो सेगमेंट का कितना एक्सपेंस है. आई हैव टू रिपोर्ट वो सेगमेंट का कितना एसेट्स है. आई हैव टू रिपोर्ट वो सेगमेंट का कितना लायबिलिटी है. इट मीन्स अगर मैं बोलता हूं कि मेरा बिस्किट का एक सेगमेंट है, तो मुझे पूरा जो टोटल सेल्स है ना आईटीसी का, उसमें से अलग करके दिखाना पड़ेगा रिपोर्ट में कि बिस्किट का सेल्स कितना है. टोटल एक्सपेंसेस में से मुझे बताना पड़ेगा बिस्किट का एक्सपेंसेस कितना है. मतलब तुम सोचो, जो कंपनी है उसको कितना डिटेल में डेटा रखना पड़ेगा हर एक का. आईटीसी का ओवरऑल प्रॉफिट दिखेगा, बट बिस्किट के सेगमेंट का कितना दिखेगा. तो मुझे बिस्किट के सेगमेंट का पूरा रेवेन्यू को अलग से प्रेजेंट करने का है, बिस्किट के सेगमेंट के एसेट्स को अलग से रिप्रेजेंट करने का है, बिजनेस के सेगमेंट के लायबिलिटीज को करना है. तो जब मैं बाइफरकेट करेगा, जब मैं रिपोर्ट करेगा, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू सबको दिखाएगा. मेन ये चार चीज. अभी बिजनेस सेगमेंट का एक्सपेंस आ गया, बिजनेस सेगमेंट का रेवेन्यू आ गया. अगर ये दो चीज आ गया तो ओवरऑल वो बिजनेस सेगमेंट की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ वो भी दिख गया. बट मैं ओवरऑल इसके लिए बोला बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारे एक्सपेंसेस को बाइफरकेट कर सकूं सेगमेंट वाइज. मैक्सिमम एक्सपेंसेस को बाइफरकेट कर पाएगा, हर एक्सपेंस को बाइफरकेट नहीं कर पाएगा. अब तुम्हारा जो भी है, आईटीसी ने जो भी खर्चा किया है लाइट बिल का, तुम उसको अपोर्शन करोगे अप्रोक्सीमेटली बेसिस पे कि बिस्किट वाले का इतना हुआ या इसका इतना हुआ. क्योंकि एक फैक्ट्री रहेगा, तुम्हारा बड़ा सा प्लांट रहेगा, उसमें जरूरी नहीं है सिर्फ बिस्किट बनता रहेगा, बाकी सब भी चीज बनता रहेगा. अपोर्शनमेंट, अलोकेशन, जो ओवरहेड्स में तुम सीखा है वो सब तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई. वो बात अलग है, हम लोगों को वो डिटेल में नहीं है. हमको खुद ही बोलता है कि ये बिजनेस का एसेट्स इतना है, बिजनेस का एक्सपेंस इतना है, बिजनेस का रेवेन्यू इतना है और बिजनेस का इनकम इतना, सॉरी एक्सपेंसेस इतना है. सब डेटा हमको दे देता है, हमको सिर्फ ये थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई करने का. तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वो अगले लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि आज कुछ तुम्हारे सर पे नहीं जाएगा.